नमस्कार है सभी को। स्टोरीज़ विद मैसेजेस के एक और अध्याय में आप सभी का स्वागत है। लास्ट टाइम जो बुद्धा के 4 सरमन्स थे उनमें से मैंने आपको सिर्फ 3 ही बताए थे, एक दिमाग से निकल गया। तो जो चौथा सरमन था जो उस किंग को उन्होंने बोला वो था कि नोबडी इज़ ग्रेटर देन यू, तुमसे बढ़कर कोई नहीं है। ये एक घमंड को बढ़ाने के लिए बिल्कुल नहीं है। तुमसे बढ़कर नहीं है का मतलब, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल एक्टर्स हैं, अच्छी एक्टिंग करते हैं, आप उनके एक्ट को अप्रिशिएट करिए, ना कि उनके पीछे पागल हो जाएं। पागलपन आपको ज़्यादा दूर तक ले नहीं जाएगा सर। इसलिए उनकी जो एक्टिंग है, चाहे वो नवाज साहब हो, पंकज त्रिपाठी, मनोज बाजपेयी, ऐसे तमाम एक्टर हैं, इनकी एक्टिंग को अप्रिशिएट करिए। आप कुछ हो सके तो सीखिए, बट पागल हो जाना एक सेल्फी के लिए, एक ऑटोग्राफ के लिए, तो वो ठीक नहीं है। खैर आगे बढ़ते हैं। गांधी जी ने खुद ही रेसिज्म फेस किया और ऑब्ज़र्व भी करने लगे जो उनके आसपास देखा उन्होंने, बट उन्होंने सोच लिया था कि मैं अपनी प्रॉब्लम्स के लिए कभी भी केस फाइल नहीं करूँगा। और ऐसे 2-3 इंसिडेंट्स भी उनके साथ हुए, क्योंकि मैं किसी और के केस के लिए यहाँ पे आया हूँ, अब्दुल्ला साहब के केस के लिए, तो उसमें मैं अपना एक अलग ट्रायल स्टार्ट कर दूँ वो ठीक नहीं रहेगा। मेरी प्रॉब्लम्स पर्सनल हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे निगरोज़ को पासेस इशू होते थे ताकि वो ट्रैवल कर सकें। और जैसा कि हमें पता है कि गांधी जी वॉकिंग पे लिए सुबह और शाम जाया करते थे खाने के बाद। तो शाम को वो टहलने निकले एक बार, तो मिस्टर कोट बहुत बड़े लॉयर थे, वो काफ़ी अप्रिशिएट करते थे गांधी जी को। तो उन्होंने बोला भी कि पास तो इशू हो जाएगा, बट अगर कल को पता चलता है कि तुम निगरो हो नहीं तो काफ़ी प्रॉब्लम्स हो जाएंगे। खैर उन्होंने मना किया कि पास इशू करने की ज़रूरत नहीं है, अपनी रियलिटी से भागना गलत होगा। खैर एक दिन ऐसा हुआ भी कि वो वॉकिंग के लिए निकले और वहाँ के गवर्नर के घर के बाहर 2 गार्ड्स थे। जाने अनजाने में उन्होंने गांधी जी को पुश किया और एक गार्ड ने बेसिकली उनको लात मारी और वो गिरे। मिस्टर कूट ने ये सब देखा, वो आ ही रहे थे उस तरफ से, और उन्होंने बोला भी कि गांधी जी को कि तुम्हें कल को केस करना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा ह्यूमिलिएटिंग है। बट जैसा कि मैंने बताया कि उन्होंने बोला उनसे कि मैं अपनी प्रॉब्लम्स के लिए कभी भी कोर्ट केस नहीं करूँगा, मैं लोगों की प्रॉब्लम के लिए लॉयर बनाऊँ, अपनी प्रॉब्लम्स के लिए नहीं। खैर केस निपटा, कॉम्प्रोमाइज़ हुए और कोर्ट के बाहर सेटलमेंट्स हो गए। फिर आखिर वो दिन आ गया जो उन्हें साउथ अफ्रीका उनके हिसाब से छोड़ के जाना था। इस चैप्टर का नाम है मैन प्रपोजेस एंड गॉड डिस्पोजेस। और ऐसा लाइफ में भी होता है, हम चाहते कुछ और है पर मालिक की मर्ज़ी कुछ और होती है, और होता वही है जो वो चाहता है, क्योंकि जो हम अपने लिए चाहते हैं उससे बेहतर और बेहतरीन उसने हमारे लिए सोच के रखा होता है। एक फेयरवेल दादा भाई की तरफ से गांधी जी के लिए ऑर्गेनाइज़ किया गया।
सब लोग पार्टिसिपेंट्स हुए, जैसा कि वो बहुत शाय थे तो उन्हें पसंद नहीं था, बट फिर भी वो गए। वहाँ पे बैठे हुए थे तो अचानक से न्यूज़पेपर पे उनकी नज़र पड़ी और उन्होंने देखा कि थोड़े दिन बाद से जो नेटल लेजिस्लेटिव असेंबली है उसमें जो इंडियंस हैं उनके वोटिंग राइट्स ख़त्म किए जा रहे हैं। और ये उनके लिए बहुत शौक था। शौक इसलिए भी था क्योंकि आगे चल के बहुत प्रॉब्लम होती है इन लोगों को। इस चीज़ पे उन्होंने आर्ग्यूमेंट किया, डिस्कशन स्टार्ट हुआ। पार्टी तो नहीं हो पाई क्योंकि ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। ये जो बिल था ये इंट्रोड्यूस होने वाला था। तो सब ने रिक्वेस्ट करा कि अगर आप ही रुक के इसको परस्यू करें तो ये उनके लिए और वहाँ के लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा। 2-3 प्रॉब्लम्स फेस करने को आएंगी, वो गांधी जी ने लोगों के सामने रखी, जो लोग समझे भी और उसका सलूशन दिया। पहली, जो मैं बैरिस्टर की तरह तो नहीं रुकूंगा, और बैरिस्टर की तरह रुकना भी सही नहीं है, अफोर्ड नहीं कर पाएंगे आप लोग। दूसरा, क्योंकि ये सोशल कॉज है तो मैं आपसे फ़ीस चार्ज नहीं कर सकता। तो लोगों ने अप्रिशिएट किया, और जो ट्रेडर्स थे जो इंडिया से साउथ अफ्रीका ट्रेडिंग के लिए जाया करते थे, उनको छोटे छोटे कानूनी कागजात बनवाने की ज़रूरत पड़ती थी। तो उनमें से 12 लोगों ने 1 साल का पूरा जो भी कागजात के लिए ज़रूरत चीज़ें हैं, इंक्लूडिंग पैसे इन एडवांस, वो गांधी जी को पे कर दिया कि ये आपकी जीवनी चलाने के लिए और आप सोशल कॉज में इन्वॉल्व होइए। तो वहाँ से साउथ अफ्रीका में स्टे चालू होता है। फिर किसी भी बड़े काम को करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत होती है। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया। और दूसरी बात, गांधी जी बताते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए फाइनेंस बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर फाइनेंशियल एड नहीं है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, वो ज़्यादातर नहीं चल पाएगा। तो अलग अलग फंड रेजिंग स्टार्ट हुई और इंडियन नेशनल कांग्रेस का जन्म हुआ। फिर एक केस वो मेंशन करते हैं बाला सुंदरम का, और बताते हैं कि वो इंडेंचर्ड लेबर था, तमिलनाडु से आया हुआ था। इंडेंचर्ड लेबर बेसिकली बंधुआ मजदूर, और उसके मालिक ने उसे मारा था और गांधी जी के बारे में उसने सुना, तो वो उनसे मिलने आया। तो जिस दिन वो मिलने आया था उसके दांत टूट रखा था और मुंह से ब्लड आ रहा था। तो बीइंग अ लॉयर इम्पेशेंट नहीं हुए गांधी जी, और उसका सबसे पहले मेडिकल कराया, केस किया। और जज ने जब ये देखा तो उनको बहुत बुरा लगा, और बाला सुंदरम को एक तरीके से विक्ट्री मिली। ये चीज़ देखकर इंडेंचर्ड लेबर जो इंडिया के साउथ अफ्रीका में थे, उनको अपने आप ही एक लीडर मिल गया जो उनकी आवाज़ को रख सकता है, जो उनकी आवाज़ को बड़े प्लेटफॉर्म पर रख सकता है, गांधी जी। तो सब लोग जैसे भी हो सके मिलने पहुँचे इंडेंजर्ड लेबर्स के, उनके पास प्रॉब्लम्स आने लगे और वो मना नहीं कर सकते थे क्योंकि वो भी एक पार्ट था इंडियन नेशनल कांग्रेस या ऑर्गेनाइजेशन जो था उसका। खैर उन्होंने ऑफिस सेटअप कर ही लिया था फाइनेंशियल हेल्प से, और अलग अलग लोग मिले, रूममेट्स मिले, उनके साथ एक इंसिडेंट शेयर किया उन्होंने। एक रूममेट था जो कि दूसरे रूममेट के लिए मुझसे मेरे कान भरा करता था, और क्योंकि वो ज़्यादा नॉलेजेबल था, इंटेलिजेंट था,
तो मैंने उसकी बातें मानना चालू करी। अक्सर हमने सुना भी है कि बॉडी में अगर पॉइज़न हुआ है तो उससे आप निजात पा सकते हैं, बट अगर किसी ने कान में आपके पॉइज़न भरा है तो उसको निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। यही गांधी जी भी के साथ हुआ। उन्होंने उस रूममेट को निकाल दिया किसी और के कहने पे, और जब चीज़ें आगे चलनी हुई तो एक कुक रखा खाना बनाने के लिए। उस कुक ने एक दफ़ा अपने जो वर्किंग आवर में गांधी जी के पास पहुंचा और रिक्वेस्ट करी कि वो उनके साथ चले। वो उनके साथ गए भी, तो देखा कि ये जो रूममेट है ये किसी लड़की के साथ रूम पे है अपने प्लेजर के लिए। उसको बिना कुछ सुने ऑन द स्पॉट जाने के लिए बोला, और जो पहला वाला रूममेट था जिसके साथ उन्होंने गलत किया था उसको वो हमेशा ढूंढते रहे, बट वो कभी मिला नहीं, और वो हमेशा इस चीज़ के लिए सॉरी फील करते रहे। खैर टाइम मिला, उनको इंडिया आना हुआ। इंडिया में बड़े बड़े लोगों से उन्होंने चाहा कि वो मीटिंग करें, ताकि इंडिया जो कि ब्रिटिशर्स की एक बड़ी कॉलोनी है, अगर वहाँ पे लोग उनकी बातों को समझेंगे तो साउथ अफ्रीका में जो इंडियन के साथ हो रहा है वो बड़े प्लेटफॉर्म पे वो रख सकेंगे। तो फिरोज शाह मेहता साहब से मुलाकात करने का मौका मिला, तिलक साहब से, गोखले साहब से, बट मीटिंग सक्सेसफुल नहीं रही जितना वो एक्सपेक्ट कर रहे थे। इनको कंपेयर किया है, फिरोज शाह साहब को उन्होंने हिमालय बोला है, क्योंकि वो अनस्केलेबल है। उतनी ऊंचाई तक आप बहुत मुश्किल से पहुंच सकते हैं। लोकमान्य तिलक साहब को उन्होंने सी या ओशियन बोला है, क्योंकि बहुत से कम ही लोग होते हैं जो एकदम से ओशियन की तरफ बढ़ते हैं या उसमें ट्रैवल करना चाहते हैं। और गोखले साहब को उन्होंने होली गैंजेस बोला, मतलब पवित्र गंगा जो अपनी तरफ आकर्षित करती है। ये उनके नेचर्स या कैरेक्टर्स है जो उन्होंने डिफ़ाइन किए हैं। मिलना हुआ, पेपर में कई बातें छपी हुई क्योंकि इंडियंस के साथ साउथ अफ्रीका में हो रहा था। और उसके बाद इंडिया में स्टे करने के बाद वापस से अब्दुल्ला कॉरपोरेशन और वहाँ के लोगों का, साउथ अफ्रीका के लोगों का गांधी जी को बुलावा आया और गांधी जी साउथ अफ्रीका के लिए फिर से रवाना हुए।